नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक दस्तावेज की जो सच कहूं तो आधुनिक भारत की आत्मा है, उसकी नींव का पत्थर है, हमारा संविधान। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिहाज से भारतीय संविधान का बनना एक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ कुछ तारीखों और नामों को रटने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरी सोच, उस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक सफर है जिसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। तो चलिए भारत के इस आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम इस पूरे सफर को 6 हिस्सों में तय करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई संविधान होता क्या है और इसकी जरूरत ही क्यों है। फिर हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे और इसका हिस्टोरिकल जर्नी देखेंगे। उसके बाद संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी वो जानेंगे। फिर आएगी इसकी पूरी प्रोसेस कि ये बना कैसे। 5वें हिस्से में हम इसके पीछे की फिलॉसफी यानी उद्देश्य प्रस्ताव को समझेंगे। और आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कमिटीज पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आप सोचिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसकी नींव कैसी होगी और वो इमारत चाहिए ही क्यों, है ना? ठीक उसी तरह संविधान बनाने की कहानी जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये संविधान है क्या भला और किसी भी देश को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो ये स्लाइड हमें संविधान की एक बहुत ही सरल और सटीक परिभाषा देती है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा क्या कहता है? अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल। मतलब ये लिखे हुए नियमों का एक ऐसा सेट है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। मतलब ये देश का सर्वोच्च कानून है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। और ये कानून, आप देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। एक तो देश के लोगों का आपस में और दूसरा लोगों का सरकार के साथ। तो सवाल ये उठता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों? देखिए, इसके बहुत सारे और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, ये उन आइडियल्स को, उन आदर्शों को एस्टैब्लिश करता है जिन पर हमारा देश खड़ा है, जैसे भारत का सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना। दूसरा, ये बताता है कि हम एक देश के तौर पर कैसा समाज बनाना चाहते हैं। तीसरा, ये देश के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर तय करता है। चौथा, ये सरकार के तीनों अंगों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर्स को बिल्कुल साफ साफ बताता है ताकि कोई अपनी हद पार ना करे। पांचवां, ये पावर के मिसयूज को रोकता है। छठा, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमें फंडामेंटल राइट्स देता है जो सरकार की मनमानी से हमारी रक्षा करते हैं। और आखिर में ये मेजॉरिटी रूल को तानाशाही बनने से रोकता है और माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, संविधान निर्माण का ऐतिहासिक सफर। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अपने संविधान का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया था। नहीं, ये दशकों के स्वतंत्रता संग्राम, अनगिनत बहसों और मांगों का नतीजा था। इस स्लाइड पर आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स दिख रहे हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 और बड़े नेताओं ने मिलकर भारत के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये पहला बड़ा भारतीय एफर्ट था। फिर आया 1931, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। यहाँ ये तय हुआ कि आज़ाद भारत के संविधान में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी हर वयस्क को वोट का अधिकार, आज़ादी, बराबरी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी होगी। और फिर फाइनली 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली एक संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रख दी। और ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है जिसे आपको प्रीलिम्स के लिए तो ज़रूर याद रखना है। 1948 से पहले, जब तक हमारी संविधान सभा ने ठीक से काम शुरू नहीं किया था, भारत का जो फंडामेंटल लॉ था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट्स पर चलता था। इनमें सबसे मेन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और एक्ट ऑफ 1935। और आपको बता दूं, खासकर जो 1935 का एक्ट था, हमारे आज के संविधान का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से लिया गया है। तो चलिए अब हम आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, उसे आकार दिया, यानी हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ये ऐतिहासिक सभा बनी कैसे, कौन कौन लोग थे इसमें और इसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो देखिए, संविधान सभा का बनना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसका मकसद क्या था? मकसद था एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी यानी संविधान सभा की स्थापना करना। अब इस सभा के मेंबर्स को सीधे जनता ने नहीं चुना, नहीं, उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स ने चुना था। इसीलिए इसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड कहा जाता है। और चुनाव का मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
इसका सीधा सा मतलब था कि अलग अलग कम्युनिटीज को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले। और इसी प्रोसेस के बाद 1946 में हमारी संविधान सभा असल में बनी। इस स्लाइड पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हीं तो रट लीजिए। पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। सभा के पहले टेम्पररी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। अब सीटों की बात करें तो 292 सीटें मिली ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों को, 93 सीटें देसी रियासतों को और 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को। ये जो बंटवारा था ये मोटे तौर पर पॉपुलेशन के रेशो पर ही बेस्ड था। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि देश के बंटवारे का संविधान सभा पर क्या असर हुआ। पार्टीशन से पहले सभा की कुल स्ट्रेंथ थी 389 मेंबर्स, लेकिन 3 जून 1947 के प्लान के बाद जब देश का बंटवारा हो गया तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स सभा से अलग हो गए। इसका सीधा सीधा रिजल्ट ये हुआ कि सभा की स्ट्रेंथ घटकर 299 रह गई। बंटवारे के बाद सभा में कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी थी, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वही थे। उनके साथ मुस्लिम लीग के बचे हुए सदस्य, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे। ओके, तो हमने ये जान लिया कि संविधान सभा बनी कैसे। अब अपने चौथे सेक्शन में हम ये देखेंगे कि इस सभा ने काम कैसे किया। अब हम हु से हाउ पर जा रहे हैं। और ये प्रोसेस, मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिस्टमैटिक, डेमोक्रेटिक और मेहनत वाली थी। संविधान सभा ने बहुत ही सिस्टमैटिक, खुले और सहमति वाले तरीके से काम किया। जोर इस बात पर नहीं था कि बस अपनी बात मनवा लो। जोर था डिस्कशन एंड रीजन्ड आर्ग्यूमेंट पर, यानी चर्चा करो और तर्क के साथ अपनी बात रखो। काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई गईं। हर एक प्रोविजन पर पूरी सभा में बहस होती थी और कोशिश हमेशा ये रहती थी कि कंसेंसस यानी सर्वसम्मति से फैसला हो। हाँ, कुछ मामलों में वोटिंग भी हुई, लेकिन हर एक सवाल, हर एक चिंता का बड़ी सावधानी से और लिखित में जवाब दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ये सभा 160 दिनों तक चली और इसकी सारी मीटिंग्स प्रेस और पब्लिक के लिए खुली थीं। ये पूरी प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है। और इस पूरी इतनी लंबी, इतनी गहरी प्रक्रिया में कुल कितना वक्त लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये एक ऐसा फैक्ट है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसे तो आप बस दिमाग में बिठा लीजिए। दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा। इस पूरी प्रोसेस में एक इंसान का योगदान सबसे बढ़कर था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो 7 मेंबर्स वाली ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। इसी कमेटी ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। उनके गाइडेंस में कमेटी ने लगभग 7,653 अमेंडमेंट्स पर चर्चा की, जिनमें से 2473 को एक्सेप्ट किया गया। ये उनके जबरदस्त परिश्रम और विजन का सबूत है। अब हम आ रहे हैं अपने 5वें सेक्शन में। सोचिए, अगर संविधान एक शरीर है तो उसकी आत्मा क्या है? उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? ये फिलॉसफी हमें मिलती है उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ये प्रस्ताव संविधान के लिए एक गाइडिंग लाइट, एक मशाल की तरह था। इस हिस्टोरिक रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के पहले ही सेशन में पेश किया था। इसमें वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो हमारे संविधान बनाने वालों के सपने को दिखाते थे। इसने डिक्लेयर किया कि भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा जो कि स्टेट्स का एक यूनियन होगा। इसमें साफ साफ कहा गया कि सारी की सारी पावर और अथॉरिटी लोगों से, जनता से आएगी। इसने सभी सिटीजन्स के लिए जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी की गारंटी दी और साथ ही माइनॉरिटीज, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए ज़रूरी सुरक्षा का भी प्रावधान किया। और यही महान आइडियल्स बाद में हमारे संविधान की प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना का हिस्सा बने। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। इस हिस्से में हम उन फैक्ट्स, डेट्स और कमिटीज पर फोकस करेंगे जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। ये स्लाइड मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस के लिए गोल्ड माइन है। संविधान बनाने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई गईं और उनके चेयरमैन के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। मैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज का नाम लेता हूं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यूनियन पावर्स कमेटी जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और स्टीयरिंग कमेटी जिसे हेड किया राजेंद्र प्रसाद ने। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। मेरी सलाह है कि आप यहीं पर वीडियो को पॉज करें और इस टेबल के अच्छे से नोट्स बना लें। अब एक नजर डालते हैं संविधान सभा के सेशंस की टाइमलाइन पर। कुल मिलाकर 11 सेशंस हुए। आपको सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, पहला और आखिरी सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट सेशन चला 9 से 23 दिसंबर 1946 तक और आखिरी यानी 11th सेशन चला 14 से 26 नवंबर 1949 तक और इसी सेशन में संविधान को अडॉप्ट किया गया था। और आखिर में इनकी फैक्ट्स को एक साथ देख लेते हैं। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनिए। संविधान को अपनाया यानी अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू यानी केम इनटू फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। इन दो डेट्स के बीच का अंतर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पर फाइनली 299 में से 284 मेंबर्स ने साइन किए। 2015 से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, साइन करने के लिए सभा की एक आखिरी मीटिंग 24 जनवरी 1950 को भी हुई थी। तो आज का ये एक्सप्लेनर हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक सोच है, खास तौर पर आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। जरा सोचिए कि जिन महान लोगों ने हमारा संविधान बनाया, उनकी बहसों में, उनके तर्कों में क्या आज भी हमारे देश की समस्याओं का कोई समाधान छिपा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।